सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जो पूर्व ट्विटर के सीईओ रहे पराग अग्रवाल, अभी इन्होंने मशीनों के लिए वेब बनाने हेतु एआई स्टार्टअप को लॉन्च किया है। उस स्टार्टअप का नाम क्या है, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो सही उत्तर होगा पैरेलल। तो अभी ट्विटर के जो पूर्व सीईओ थे पराग अग्रवाल, अभी इन्होंने मशीनों के लिए वेब बनाने के लिए एक एआई स्टार्टअप को लॉन्च किया है और उसका नाम पैरेलल रखा है। तो इस स्टार्टअप का काम क्या होगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वेब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, जिससे मशीनें न केवल वेब ब्राउजर कर सके बल्कि मनुष्यों की तुलना में कई अधिक प्रभावी ढंग से जानकारी का उपभोग, प्रसंस्करण और उस पर कार्रवाई कर सके। एक लाइन में बोले तो इस स्टार्टअप का उद्देश्य है ऐसे उपकरण और बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना जो एआई सिस्टम को वास्तविक समय में खुले वेब के साथ इंटरेक्ट करने में सक्षम बनाएगा। तो इनके एआई स्टार्टअप का नाम पैरेलल है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो एआई से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं, ध्यान देना। जैसे कि अगर बात करते हैं कि भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए किस कंपनी का चयन किया, सर्वम एआई बेंगलुरु का स्टार्टअप है। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की। देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहां पे रखी गई, नवा रायपुर छत्तीसगढ़। 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल V2 को लॉन्च किया सर्वम एआई ने ही। भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल, इसका नाम है भारत जैन, इसको डेवलप किया आईआईटी बॉम्बे में। भारत का पहला एआई केंद्र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पर शुरू होगा, नवा रायपुर छत्तीसगढ़। यशोदा एआई अभियान राष्ट्र महिला आयोग ने शुरू किया था। हैदराबाद का एक सरकारी अस्पताल है जिसमें एक एआई टूल लॉन्च किया गया था जिसकी मदद से बिना सुई लगाए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। इस एआई टूल का नाम है अमृत स्वस्थ भारत। एआई डीप फेक के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट ये पारित किया अमेरिका ने। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम ये कहां पर लॉन्च किया गया, दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और गूगल डीप माइंड ने अल्फा जीनोम नाम से एक नया एआई मॉडल डेवलप किया। भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहां पर खुलेगा, अमरावती आंध्र प्रदेश। उसके अलावा भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी कहां पर शुरू हुई, वदमना विलेज, नागपुर महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, कौन बनाएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सड़क सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य ये बना उत्तर प्रदेश। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पे रहा और भारत में टॉपर बेंगलुरु है जो इस लिस्ट में 26वें स्थान पर रहा। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा अभी की गई थी कहां पर, जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। तो ये सब ध्यान में रखना, एआई से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस देश ने 2036 तक वेनेरा डी शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा की, तो आंसर होगा रशिया। तो अभी रशिया ने 2036 से पहले शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। वैसे मैं आपको बता दूं कि रूस इससे पहले भी शुक्र के लिए मिशन लॉन्च कर चुका है। कब, एक तो 1961 और 1983 में जब वे यूएसएसआर था तब उसके 4 वेनेरा प्रोब ने शुक्र ग्रह के सतह की तस्वीर खींची थी। तो अब रशिया एक बार फिर से 2036 तक, या उसने कहा 2036 से पहले हम शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन लॉन्च करेंगे। कौन सा मिशन, वेनेरा डी मिशन। और इस मिशन में एक लैंडर, एक बलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल होगा। वेनेरा का रशिया भाषा में अर्थ होता है शुक्र। अच्छा, साथ ही मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि नासा ने भी शुक्र ग्रह के लिए 2 नए रोबोटिक मिशन शुरू करने की घोषणा की थी जिसका नाम है डेविंची प्लस और वेरिटास। तो इन दोनों मिशनों का उद्देश्य ये समझना है कि शुक्र ग्रह कैसे नरक जैसा बन गया जो सतह पर सीसा पिघलाने में सक्षम है, मतलब इतनी गर्मी है। इनके अलावा भारत भी शुक्र की परिक्रमा के लिए एक मिशन लॉन्च करेगा, उसका नाम शुक्रयान मिशन होगा। एक बार शुक्र ग्रह के अगर 2-4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है ये, और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है क्योंकि इसका शेप और साइज पृथ्वी के जैसा इसलिए। और शुक्र और यूरेनस 2 ऐसे ग्रह हैं जो बाकी ग्रहों की जो घूमने की दिशा है उसकी उल्टी दिशा में घूमते हैं ये। और शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है क्योंकि मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो सबसे लास्ट में यही चमकता हुआ दिखेगा और इवनिंग में सबसे पहले ये आपको दिख जाएगा। अच्छा, इस प्रश्न में मैं आपको रशिया नहीं ले चलूंगा, रशिया तो मैं आपको कई बार ले जा चुका हूं। आज ये मिशन वाला प्रश्न है तो कुछ इंपॉर्टेंट मिशन ही मैं आपको रिवाइज कराता हूं जो सब हमने न्यूज में पढ़े हैं।
जैसे कि एक आप पढ़ोगे डीप ओशन मिशन, इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जून 2021 में लॉन्च किया था। आज इससे संबंधित एक प्रश्न हम पढ़ेंगे भी सही आगे। और याद रखना कहाँ से लॉन्च किया था, चेन्नई से। और समुद्रयान इसी का हिस्सा है जिसके अंतर्गत ये पनडुब्बी है जिसका नाम है मत्स्य 6000, वो पानी के अंदर जाएगी। एक गगनयान मिशन आप जानते हो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। और गगनयान मिशन के लिए जो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया था उनमें से 3 ग्रुप कैप्टन है, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, और एक विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला रहे। अच्छा, गगनयान मिशन जो हम लॉन्च करेंगे उससे पहले हमने एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट भी भेजा है, उसका नाम है व्योमित्र। और ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, आप सबको पता है। किस भारतीय को नासा के एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया, शुभांशु शुक्ला। और ये पहले भारतीय हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले। इनके साथ 3 देशों के अंतरिक्ष यात्री भी गए थे, पोलैंड, हंगरी और अमेरिका। उसके अलावा भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य है भारत के भीतर इन खनिजों यानी कि मिनरल्स की खोज को प्रोत्साहित करना। और इसमें कितना खर्चा होगा, 34,300 करोड़ रुपए। और अगर पूछे ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, जॉन मैकफॉल, ब्रिटेन के हैं। कौन भेजेगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसके अलावा नासा ने पंच मिशन लॉन्च किया था। ये मिशन सूर्य के बाहरी परत और उससे निकलने वाली सौर हवाओं के रहस्यों का पता लगाएगा, स्टडी करेगा। और नासा ने अभी लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर मिशन भी लॉन्च किया था जिसका उद्देश्य है चांद पर पानी की खोज करना। एक ज्ञान भारतम मिशन हमने पढ़ा था, राष्ट्र अभिलेखागार ने इसको लॉन्च किया था। और स्पेस एक्स ने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया था। तो इस मिशन के तहत एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से यात्रा करेगा और ये पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। बायोमास मिशन आपको पता है दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ मिशंस हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे, अलग अलग समय पे मैंने आपको एक साथ रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन ये कहां पर हुआ, तो आंसर होगा बीजिंग में। तो वर्ल्ड ह्यूमनॉइड गेम्स की हम बात कर रहे हैं, इस बार इसका पहला संस्करण हुआ 15 से लेकर 17 अगस्त तक। कहां पर हुआ, बीजिंग चाइना में हुआ। ये ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए एक स्पोर्ट्स कंपटीशन था। इसमें 16 देशों के 500 से ज्यादा रोबोट्स ने हिस्सा लिया। इसमें रनिंग, लॉन्ग जंप, फुटबॉल, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस जैसे कई खेलों का आयोजन हुआ। तो सिंपल सा याद रखना है, अभी वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स ये कहां पर हुआ, पहली बार हुआ तो चाइना के बीजिंग में। और अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट मैराथन भी हुआ था, वो भी चाइना में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना ये। अब यहाँ पे मैं आपको क्या रिवाइज करवाऊंगा, बीजिंग चाइना। चाइना रिवाइज नहीं कराऊंगा, चाइना तो मैं आपको बहुत बार ले गया हूं। एक काम करेंगे क्योंकि ये दुनिया का पहला है, तो इसी तरह से फर्स्ट टाइम पहले से बनने वाले जो प्रश्न अभी तक हमने पढ़े हैं करंट अफेयर्स में, वो इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, अच्छा खासे प्रश्न है, लगभग 18-20 प्रश्न है ये, ध्यान से सुनना। भारत की पहली समुद्री केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सी बनी, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। वैसे सागरमाला कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था ये भी याद रखो, मार्च 2015 में। भारत के परमाणु यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर स्थापित होगा, बिहार में, बिहार के नवादा जिले के रजौली में। और भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम ये कहां पर लॉन्च किया गया, दिल्ली के द्वारका और भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली ये स्थापित की जाएगी अमरावती, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बनाया जाएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी आस्था पुनिया। भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किस शहर में शुरू की गई, इंदौर। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहां पर स्थापित किया गया, पंजाब के फजलका में। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट कौन शुरू करेगा, अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद की कंपनी है। मशरेक ये गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक है, तो यूएई। और राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल ये कहां पर खोला गया, हैदराबाद में। भारत के पहले नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया, नई दिल्ली में। यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश बना त्रिनिदाद एंड टोबैगो। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी प्राजक्ता कौली। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात है। और अर्थुंकल पुलिस स्टेशन ये भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना, ये केरल के अल्लापुजा जिले में आपको मिलेगा।
तो भारत के पहले से ये सभी प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 ये कहां पर हुई? तो आंसर होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। INC मतलब हो गया इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएटिंग कमिटी। देखो पहले मैं आपको बता दूं कि ये बात है 2022 की। 2022 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने दुनिया को प्लास्टिक पॉल्यूशन से बचाने के लिए या प्लास्टिक पॉल्यूशन का समाधान करने के लिए एक बाध्यकारी संधि का प्रस्ताव रखा था। बाध्यकारी संधि का मतलब हो गया कि जो भी इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स किए जाएंगे, जो भी नियम बनाए जाएंगे, अगर कोई भी देश उनको फॉलो नहीं करेगा तो फिर उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। मतलब उसको इनको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी इसको कहा बाध्यकारी संधि। तो इसका प्रस्ताव रखा था 2022 में। कहां पर? नैरोबी, केन्या में। और अभी इसी संधि, इसी ट्रीटी को अपनाने के लिए एक आप कह सकते हो अंतिम दौर की वार्ता हुई, उसको नाम दिया INC 5.2। कहां पर हुई? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तब पर इसमें दुख की बात यह है कि इसमें कोई भी सहमति नहीं बन पाई आपसी देशों में। वैसे इसके पहले भी और कई बैठकें हो चुकी है, पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। तो याद रखना, वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 अभी कहां पर हुई? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आज मैं आपको यहाँ पे प्लास्टिक से ही संबंधित और क्या क्या प्रश्न आपको याद हैं या होने चाहिए या बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे याद रखना, 3 जुलाई को होता है। इंटरनेशनल पेपर बैग डे ये 12 जुलाई को होता है। और भारत में 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लग गया था। सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की थी। डाबर ये पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी बनी थी। कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना था? न्यूजीलैंड। प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज किसने की थी? जर्मनी। नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश भारत को बताया था। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? 1 प्लेट 1 बैग अभियान। ठीक है, आप बताओ, इसमें प्लास्टिक से बनने वाले ये सारे प्रश्न थे, आपको कितने प्रश्न याद थे? हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? तो आंसर होगा कृषांगी मेश्राम। तो सिंपल से याद रखेंगे, भारतीय मूल की हैं ये कृषांगी मेश्राम। 21 साल इनकी उम्र है और 21 साल की उम्र में ब्रिटेन की ये सबसे युवा सॉलिसिटर बन गई है। इनका जन्म कहां पे हुआ था? भारत में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। तो इनका नाम याद रखना। अच्छा, ऑप्शन में आप देखो, ये मिशेल डोहार्टी नाम है। ये ब्रिटेन के खगोलीय शास्त्री रॉयल यानी कि एस्ट्रोनॉमर रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी थी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। जैसे कि RPF की पहली महिला प्रमुख बनी थी सोनाली मिश्रा। LIC के MD CEO R दोर्रई स्वामी। राष्ट्र वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष बने नितिन गुप्ता। एरडाई के नए अध्यक्ष अजय सेठ। संसद टीवी के CEO उत्पल कुमार। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक संजय सिंघल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर A राजराजन। और ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO संजोग गुप्ता इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला MD CEO प्रिया नायर। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता। गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर आशिम कुमार घोष। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष अभिजात सेठ। क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया S राधा चौहान को। ये 14 अपॉइंटमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया? तो आंसर होगा दुबई। तो अभी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर को लॉन्च किया है। मतलब जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, वहां पे एक इंसान होता है, वो आपको चेक करता है, आपके टिकट को चेक करता है, आपके सामानों को चेक करता है। पर यहां पर क्या होगा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ये सब काम करेंगे। मतलब मानव रहित होगा, इंसान का काम नहीं होगा। और आप कह सकते हो ये सब ट्रेवल विदाउट बॉर्डर एक पहल है, उसी का हिस्सा है, उसी के हिस्से के रूप में इसे शुरू किया गया। इससे फायदा क्या होगा, इससे स्पीड बढ़ जाएगी, इससे आपकी सुरक्षा बढ़ेगी, आपको सुविधा मिलेगी पैसेंजर्स को। कैसे मिलेगी?
क्योंकि ये केवल 14 सेकंड में आपके पूरे बायोमेट्रिक प्रोसेस को पूरा कर लेगा, 14 सेकंड में आपको फ्री कर देगा। और ये इतना कैपेबल है कि एक साथ 10 यात्रियों की पहचान की पुष्टि कर देगा, मतलब जल्दी जल्दी लोगों को फ्री कर देगा, लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया? तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अब एयरपोर्ट से संबंधित, एविएशन से संबंधित कुछ प्रश्न देखो। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ हमारे एविएशन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो याद रखना राम मोहन नायडू है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी नया चेयरमैन बनाया गया था निपुण अग्रवाल को। एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता पाने वाला पहला एयरपोर्ट ये केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बना था। केंद्रीय मंत्री जो है हमारे राम मोहन नायडू जी, इन्होंने उड़ीसा के पुरी में और कोटा राजस्थान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दे दी है। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अभी 81वीं बैठक हुई थी नई दिल्ली में। और ये याद रख लेना, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2025 के अनुसार दुनिया की टॉप 3 लो कॉस्ट एयरलाइन किसे बताया? सबसे नंबर 1 पे एयर एशिया को मलेशिया की है, दूसरे पे स्कूट सिंगापुर की और तीसरे पे इंडिगो जो भारत की है। और मोदी जी ने अभी टूटिकोरिन एयरपोर्ट जो तमिलनाडु में है वहीं से वन एयरपोर्ट 1.1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव शुरू किया। चीन के यंताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2025 का प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार। और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजार एविएशन मार्केट में भारत को 5वां स्थान मिला, टॉप पर अमेरिका है। और इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 ये किसे मिला? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डे को जो है गुवाहाटी में। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत ने डीप सी मिशन के अंतर्गत अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की मानव युक्त डाइव लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। डीप सी मिशन ये कब शुरू किया गया था, ये प्रश्न पूछ रहे, तो आंसर होगा 2021 में। तो अभी डीप सी मिशन के तहत भारत ने नॉर्थ अटलांटिक ओशन में 5002 मीटर की मानव युक्त डाइव लगाई है। मानव युक्त डाइव लगाई मतलब अंदर गए हैं, समुद्र के अंदर गए, ओशियन के अंदर गए, इतना नीचे। और इसके बाद ये भारत की सबसे गहरी, सबसे डीप ह्यूमन डाइव बन गई है। और एक्चुअली में भारत ने इसके तहत 2 मिशन किए थे। पहले में राजू रमेश जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको 4025 मीटर की गहराई में ले जाया गया। और उसके बाद जतिंदर पाल सिंह जो कि हमारे रिटायर्ड नेवी कमांडर हैं, उनको 5002 मीटर की गहराई पर ले जाया गया। और ये अब तक भारत की सबसे गहरी, सबसे डीप ह्यूमन डाइव थी। और एक और पॉइंट आप ये जरूर ध्यान रखना, इनको इतनी गहराई पर ले जाने के लिए हमने फ्रांस का सहयोग लिया। एक्चुअली में फ्रांस का एक सबमर्सिबल व्हीकल है, सबमरीन आप कह दो, उसका नाम है नोटाइल, उसमें बैठा करके इनको इतना नीचे ले जाया गया। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि किस देश की सहायता से, तो फ्रांस। और उस सबमर्सिबल व्हीकल जो कि पानी के अंदर गया उसका नाम भी पूछ सकता है, तो नोटाइल उसका नाम है। तो ये भारत के समुद्रयान मिशन के लिए इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। देखो, डीप सी मिशन के बारे में एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, जो मैंने आपको बताया ये लॉन्च हुआ था मार्च 2021 में। और ये समुद्री संपदा का सतत दोहन और नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित है। और इस मिशन के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा मत्स्य 6000 वाहन को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि 6000 मीटर नीचे तक जाएगा। ये हमारा खुद का एक सबमर्सिबल व्हीकल, हमारी सबमरीन, कुछ भी कह दो, ये हम तैयार कर रहे हैं, उसी का नाम है मत्स्य 6000। 6000 मतलब 6000 मीटर जाएंगे इसके थ्रू। और इसके लिए क्या बजट रखा गया था इस मिशन के लिए, ये जो डीप सी मिशन है वो भी याद रखना, 4077 करोड़ रुपए का बजट रखा था। ठीक है, तो यहाँ से सारी बातें मैंने आपको बता दी, करंट अफेयर्स वाला हिस्सा भी बता दिया और स्टैटिक वाला पार्ट भी बता दिया। इस मिशन का क्या है, कब लॉन्च हुआ था, क्या उद्देश्य है, और इसके थ्रू हम जो ओशियन के अंदर जाएंगे उस सबमरीन का नाम क्या है, किस मिशन के अंतर्गत उस सबमरीन को कौन बना रहा है, चेन्नई में बनाई जा रही है, बजट क्या है, सब बता दिया। सब ध्यान में रखना, कहीं से भी प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मनिका विश्वकर्मा ने। तो राजस्थान के गंगानगर की रहने वाली है मनिका विश्वकर्मा, जिन्होंने अभी जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीत लिया है। तो अब वे थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। अच्छा, वैसे आप याद रखना, अभी तक मिस यूनिवर्स का खिताब 3 भारतीय जीत चुकी हैं। सुष्मिता सेन सबसे पहली थी, उनमें 1994 में, फिर लारा दत्ता सन 2000 में, और सबसे आखिरी में हरनाज कौर संधू विजेता रही थी 2021 में। ये 2-3 पॉइंट और याद रख लो, जैसे कि मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जो किसने जीता था, 71वां एडिशन हुआ था मुंबई में, क्रिस्टियानो प्रिस्कोवा ने जीता था, चेक रिपब्लिक से है। अभी मिस वर्ल्ड 2025 वाला भी याद रखना, 72वां जो एडिशन हुआ था तेलंगाना में, इसको जीता ओपल सुचाता ने, थाईलैंड की है।
और मिस यूनिवर्स 2024 का जो एडिशन हुआ था 73rd नंबर का, वो मैक्सिको में हुआ था। उसको जीता था किसने? विक्टोरिया केयर थेलविग ने जो डेनमार्क से है। अभी जो इस साल होने वाला है वो 74वां एडिशन होगा, 74th नंबर का, थाईलैंड में होगा। उसमें देखते हैं कौन विजेता रहती है। बाकी इसमें ये मिस इंडिया वाला भी देख लेना। मिस इंडिया पिछले साल का 2024 का खिताब निकिता पोरवाल ने जीता था, वो उज्जैन से है। और मिस एआई 2024 केंजा लेली ने मोरक्को से है। ठीक है, बाकी अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 19 अगस्त को। तो हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। थीम है माई फेवरेट फोटो, तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे याद हो गया। इसके अलावा 19 अगस्त को एक और दिवस होता है, विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। पहली बार इसे 2009 में बनाया था और इसकी थीम भी है वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, स्ट्रेंथिंग ग्लोबल सॉलिडरिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज। अब डे वाला प्रश्न है। चलो, अगस्त में कौन कौन से डेज अभी तक हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो, 1 अगस्त को 4 दिवस थे, राष्ट्र पर्वतारोही दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को महाराष्ट्र ने MS स्वामीनाथन जी की जयंती को सतत कृषि दिवस मनाया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस होता है। और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, अगस्त क्रांति दिवस मनाया। 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे और 10 अगस्त को ही वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे और 12 को ही वर्ल्ड एलिफेंट डे, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो आंसर होगा ईगा स्विटेक ने। तो अभी ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड की टेनिस प्लेयर है, इन्होंने जैस्मिन पाओलिनी जो कि इटली की टेनिस प्लेयर है, इनको हरा करके सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। यही मैं आपको बता दूं, इसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने जीता, जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर है। इन्होंने हराया किसको? जेनिक सिनर को, जो कि इटली के प्लेयर है। तो सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल मेन सिंगल दोनों मैंने आपको बता दिया। लेकिन टेनिस की बात है तो साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन, इसमें 3 हो चुके हैं। वो तीनों मैं आपको बता दूं, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में बात करते हैं तो मेन सिंगल जीता जेनिक सिनर ने, इटली के हैं। वुमेन सिंगल मेडिसन कीज ने जीता, अमेरिकी है। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज ने जीता, स्पेन के हैं। और वुमेन्स में कोको गॉफ ने जीता, अमेरिकी है। विंबलडन ओपन इसको जीता जेनिक सिनर ने, इटली के हैं। और वुमेन सिंगल को ईगा स्विटेक ने जीता, जो पोलैंड की है। अब अमेरिकी ओपन होने वाला। बाकी ये भी प्रश्न कई बार स्टैटिक आ जाता है, कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे होता है? तो बड़ा आसान है, ऊपर ही ऊपर और आखिरी वाला। ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है। फिर अगला होता है क्ले कोर्ट पे और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अच्छा, आप लोगों से एक और प्रश्न मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ। एक सिमोना हालेप प्लेयर है, टेनिस की अच्छी प्लेयर है सिमोना हालेप, कई बार आपने नाम सुना होगा। अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। आप बताएं किस देश की प्लेयर है ये? ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न हो गया। बाकी ये थी हमारी क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर देना। और डेली इनकी क्विज में आपकी तैयार करता हूँ आपकी करियर एग्जाम एप्लीकेशन पे। डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स सब अपलोड होती है अगस्त महीने से ही, तो जाकर के प्रैक्टिस करते रहिए ताकि इनका रिवीजन होता रहे, क्वेश्चन आप भूलो नहीं तो एग्जाम टाइम पे सब मिक्स हो जाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और गूगल प्ले स्टोर से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। PDF बाकी आपको कहाँ मिल जाती है? अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड कर लेते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अभी हाल ही में लॉन्च मेंस एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का शुभंकर मैस्कोट क्या है? चांद। फिर पूछा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। फिर पूछा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर होगा? ये होगा नई दिल्ली में। और एक बुक है गन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन, इसको लिखा किसने है? संदीप मिश्रा ने। फिर पूछा, नागालैंड के नए राज्यपाल बन गए हैं कौन? अजय कुमार भल्ला, जो कि मणिपुर के हैं। और भारत पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा। ये कहां पर होगी? भारत में, देहरादून। उसके अलावा अभी 16 अगस्त को विधि सम्मत स्थानांतरण दिवस, ये कहां पर मनाया गया? पुडुचेरी में। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? होम बाउंड। फिर पूछा, किस शहर के स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा पहली बार फहराया गया? सिएटल, अमेरिकी शहर है। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि अभी महाराष्ट्र डाक मंडल ने किस फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान
चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया? तो आंसर होगा शोले। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण गारंटी को 10 करोड़ से बढ़ा के कितना कर दिया? तो आंसर होगा 20 करोड़ रुपए। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।